हेलो एवरीवन, मैं सीमान चौहान आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी हैकर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने एसएससी के एग्जाम में इंग्लिश को कैसे प्रिपरेशन करें उसका स्ट्रेटजी वीडियो लेके आया हूं, जो कि एक कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो होगा जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। अब क्या होता है कि इंग्लिश बहुत बच्चों की वीक होती है और उन्हें नहीं लगता कि हम लोग इंग्लिश को कैसे प्रिपरेशन करें। जो हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं, जो कि हिंदी बेल्ट के ज्यादातर यूपी बिहार, और उनकी मैथ्स तो अच्छी होती है लेकिन इंग्लिश की वजह से वो कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं कि मैं एसएससी निकाल भी सकता हूं या नहीं निकाल सकता। तो उनके लिए मैं बताता हूं कि मैं भी हिंदी बैकग्राउंड का ही स्टूडेंट था, एस्पिरेंट था, और मुझे इंग्लिश में कुछ नहीं आता था। मतलब इनफैक्ट एकदम बेसिक वर्ड्स जो से कहते हैं, पुअर, रिच, गुड, बैड, यही आते थे। इसके अलावा मैंने इंग्लिश एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करा। लेकिन मुझे एक चीज पता थी कि अगर मैंने अपनी वीकनेस को, इंग्लिश को अगर मैंने अपनी ताकत बना लिया ना, तो कोई भी नहीं है जो मेरा कंपटीशन में सिलेक्शन मेरा रोक दे। मेरा सिलेक्शन होना ही होना है। तो आप अपनी वीकनेस को अपनी ताकत बना लें और आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। तो मेरे इंग्लिश में सीजीएल मेंस में 184 नंबर आए थे 2017 में। ये आउट ऑफ 200 थे और ये स्कोर मेरा मैथ्स से अच्छा था। समझ लो, एक इंजीनियर बंदा, एक मैथ्स बैकग्राउंड का बंदा, एक हिंदी बेल्ट का, हिंदी मीडियम का बंदा, उसका इंग्लिश में स्कोर ज्यादा है मैथ्स से। तो मैंने कैसे करा, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने पूरी स्ट्रेटजी लेके आ रहा हूं कि मैंने कैसे आखिर ये 0 से लेकर 184 तक का सफर पूरा किया। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो उसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। देखो, इंग्लिश का वेटेज और हम समझ लेते हैं हमारा क्या टारगेट होगा एग्जाम में, कि हम कितने नंबर लेके आए और इंग्लिश का वेटेज क्या है। देखो, एसएससी के द्वारा दो सबसे अच्छे एग्जाम लिए जाते हैं। पहला तो होता है एसएससी सीजीएल का एग्जाम और दूसरा होता है एसएससी सीपीओ का एग्जाम। सीपीओ क्या होता है? सीपीओ दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए। अब दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर या सीआईएसएफ या सीआरपीएफ में बनने के लिए आपको क्या चाहिए? सीपीओ का एग्जाम आपको निकालना पड़ता है। तो दिल्ली पुलिस मिलने के लिए आपको बहुत अच्छे नंबर चाहिए। और सीपीओ के मेन चीज क्या है कि सीपीओ के मेंस में केवल और केवल इंग्लिश आती है। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है या आप अपनी इंग्लिश अच्छी कर सकते हो तो आपको किसी और सब्जेक्ट की इतनी ज्यादा टेंशन ही नहीं लेनी है। तो इंग्लिश के लिए बहुत अच्छा है ये वाला एग्जाम, क्योंकि इसमें मेंस में और 180 प्लस नंबर लाना बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 180 प्लस नंबर आप स्कोर कर सकते हो और आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। अब आते हैं सीजीएल पर। सीजीएल में प्रीलिम्स में तो 25 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग 1/4, 25% नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब कि 0.5 नंबर कटेगा अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट होगा 45 प्लस नंबर लेके आना प्रीलिम्स में। ठीक है, मेंस में अब वेटेज बढ़ा है। पिछली साल से 2022 से सीजीएल मेंस में इंग्लिश का वेटेज जो है वो मैथ्स के कंपैरिजन में बढ़ा है। पहले मैथ्स और इंग्लिश बराबर बराबर आती थी, लेकिन अब जो है 45 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के और 30 क्वेश्चन ही आते हैं मैथ्स के। ठीक है, तो 45 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 130 क्वेश्चन। तो टोटल एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। निगेटिव मार्किंग इसमें होती है -1 की। अगर एक क्वेश्चन गलत तो आपका 1 नंबर कटेगा। और तो टोटल 135 मार्क्स का हो गया हमारा इंग्लिश का मेंस का पेपर, जिसमें कि हमें 120 प्लस नंबर लेके आने का हम लोग टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी हो गई स्कीम ऑफ द एग्जाम। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि एसएससी द्वारा लिए गए एग्जाम्स में आखिर किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये प्रीलिम्स का और ये मेंस का। ठीक है, हमारा एरर्स वाला चैप्टर आता है। एरर्स वाले क्वेश्चंस मतलब समझते हो कि ये कोई स्टेटमेंट देगा और हमसे पूछेगा कि कौन से पार्ट में एरर है। तो ग्रामर से रिलेटेड ये टॉपिक हो गया। हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन होता है कि हमें एक सेंटेंस दे देगा और कहेगा कि इसकी जगह क्या मैं सेंटेंस में इंप्रूवमेंट करूं और मेरा ये स्टेटमेंट सही हो जाए। तो ये भी एक तरह से ग्रामेटिकल क्वेश्चन हो गया, ये भी ग्रामर का क्वेश्चन हो गया। इसकी मैं लिख देता हूं जो ग्रामर वाली चीजें। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन बेसिकली ग्रामर के भी बेस पे आ सकते हैं
जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का या टेंस के ऊपर, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन जो होते हैं वोकैब बेस्ड भी आ सकते हैं कि वोकैबलरी का कोई तुम्हें 4 वर्ड दे दिए जिसमें कि एक जो सही मीनिंग वाला शब्द है वही फिल इन द ब्लैंक्स में आपको करना होगा। होमोनिम्स आ जाते हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन करने वाले वर्ड के फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं। ठीक है, वॉइसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये भी हमारा ग्रामर का पोर्शन हो गया। ठीक है, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब, ये भी हमारा ग्रामर का हिस्सा हो गया। तो ये सारी चीजें हमारी हो गई ग्रामर की। ठीक है, अब फिर आते हैं हमारे सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम फ्रेजेस, स्पेल टेस्ट, स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट आपको पता है, पूरा एक पैराग्राफ देंगे, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स देंगे भरने के लिए और आपको बताना होगा इन फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या आएगा। तो क्लोज टेस्ट बेसिकली हम लोग इसे भी कह सकते हैं, ये ग्रामर बेस्ड भी हो सकता है या वोकैब बेस्ड भी हो सकता है। तो ये हमारा वोकैबलरी का ही पार्ट है और ग्रामर का ही पार्ट है। पैराजम्बल्स, पैराजम्बल्स क्या होते हैं? 4 स्टेटमेंट दिए ए बी सी डी और हमसे पूछा गया सीक्वेंस बताओ, ये पैराग्राफ में इसका सीक्वेंस क्या होगा कि सी पहले आएगा, ऐसे 4 ऑप्शन देंगे, सी ए बी डी ए सी, तो वो हमारा हो गया पैराजम्बल्स वाले क्वेश्चंस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको पता ही एक पैसेज दिया जाता है और पैसेज के नीचे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चंस के हमें सॉल्व करने होते हैं। तो पॉइंट ये है, ये हमारी स्कीम्स है प्रीलिम्स के एग्जाम में और मेंस के एग्जाम में। ये टोटल 45 क्वेश्चंस होंगे मेंस में, क्योंकि 45 क्वेश्चंस आते हैं और प्रीलिम्स में हमारे 25 क्वेश्चंस आते हैं। ये सीजीएल का है, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। किसी किसी सेट में हो सकता है 2 ही क्वेश्चन इंप्रूवमेंट के आए या एक क्वेश्चन सिनोनिम्स का बढ़ा दें, एक क्वेश्चन एंटोनिम्स का बढ़ा दें। तो लगभग हमारा यही सीन रहता है जिसमें कि प्रीलिम्स में हमारे 5, 6, 8 क्वेश्चंस तो ग्रामर के आ गए। ठीक है, और हमारे वोकैब के 3, 2, 5, 2, 7 और 2, 9 और 2, 11 क्वेश्चन लगभग हमारे पूरे पूरे वोकैबलरी बेस्ड आ गए। मतलब प्रीलिम्स में वोकैबलरी ज्यादा आती है। ठीक है, प्रीलिम्स में वोकैबलरी ज्यादा आती है। क्लोज टेस्ट में भी मान लो तुमने तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन वोकैबलरी बेस्ड आ गए, 3 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट में भी वोकैबलरी बेस्ड आ गए। ठीक है, तो लगभग 14 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25 में से 14 क्वेश्चन जो है वो वोकैबलरी बेस्ड है। तो वोकैबलरी अच्छी होनी चाहिए प्रीलिम्स के एग्जाम्स के लिए। लेकिन अगर हम लोग मेंस की बात करें तो मेंस में देखो, मेंस का स्कीम अलग है। मेंस में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ये पैराजम्बल्स, यही तुम्हारे 18 नंबर 18 क्वेश्चन तो यही हो गए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैराजम्बल्स। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैराजम्बल्स की प्रिपरेशन कैसे करी जाए, ये तो किसी बुक से भी नहीं होती। ठीक है, तो इसके लिए आपकी रीडिंग हैबिट्स होनी चाहिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं इंग्लिश का, ठीक है, तो उन चीजों से ये चीजें इंप्रूव होती हैं कि आपको पैराग्राफ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पैराजम्बल्स आ रहा है नहीं आ रहा। फिर मॉक टेस्ट हमारे होते हैं। आगे हम लोग डिटेल्ड में देखेंगे कैसे हम लोग हर चीज को एक साथ टारगेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, और अगर हम लोग देख लेते हैं 2, 1, 3, 5, 8 और 3, 11 और 3, 14 क्वेश्चन तो लोग प्योरली हमारे ग्रामर बेस्ड हो गए। फिल इन द ब्लैंक्स में भी कुछ क्वेश्चंस वोकैबुलरी बेस्ड आ जाते हैं। 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो सकता है कि वोकैबुलरी बेस्ड आ जाए, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन हो सकता है ग्रामर बेस्ड भी आ जाए। ठीक है, तो ये कोई एक स्ट्रॉन्ग हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर हम देखें तो इसका 1, 3, 5, 7 और 9 क्वेश्चन और क्लोज टेस्ट ही माने तो 13 क्वेश्चन हमारे सीधे सीधे किसके हो गए? ग्रामर के हो गए। 13 क्वेश्चन सीधे सीधे सॉरी वोकैब के हो गए और 14 क्वेश्चन सीधे सीधे हमारे क्या हो गए? ग्रामर के हो गए। ठीक है, और नीचे हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। तो ये है हमारी पूरी स्कीम ऑफ द एग्जाम्स कि क्या क्या चीजें कितने कितने में आती हैं। अब पॉइंट ये है कि आप अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या आप बीच में हो तो आप कहां पर खड़े हो, आपकी कंडीशन क्या है, आप तैयारी एकदम जीरो से कर रहे हैं या आपको कुछ आता है या आपको बहुत कुछ आता है। तो ये आपको एनालिसिस करना है, अपनी सेल्फ एनालिसिस। जैसे मैंने जब तैयारी करी थी तो मुझे पता था कि मुझे कुछ नहीं आता इंग्लिश में, कि मुझे इंग्लिश एकदम स्क्रैच से पढ़नी है, कि मुझे वोकैबुलरी से लेकर ग्रामर से लेकर मुझे एकदम स्क्रैच से इंग्लिश पढ़नी है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका सेल्फ एनालिसिस है कि आप कहाँ खड़े हो। सेल्फ एनालिसिस करने का तरीका क्या है? कोई भी प्रीवियस ईयर का मॉक उठा लो, कोई भी मॉक उठा लो प्रीवियस ईयर का। ठीक है, उसमें देखो 25 क्वेश्चन में से प्रीलिम्स में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अगर आपके 25 में से 12 क्वेश्चन से कम क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं
तो मतलब आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत ही वीक कंडीशन में है, कि मतलब आपको एकदम अब स्क्रैच से ही तैयारी करना है। इसमें तो देखो तुक्के भी मारोगे तो इंग्लिश में लगता है ना ये तो ठीक हो सकता है, तो ऐसे ही करके 8-9 क्वेश्चन तो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। अगर आपने कुछ नहीं आता जिससे इंग्लिश में, एक 6-7 क्लास का बच्चा भी 7-8 क्वेश्चन ठीक कर देगा। ठीक है, तो आपके अगर 12 से, तो इसे होपलेस होने की बात नहीं है। मैं भी इसी कैटेगरी में था, मैं भी इसी कैटेगरी में था जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। ऐसा नहीं है कि आप ही इस कैटेगरी में होना क्या मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि आपकी इंग्लिश वीक है और आपको वर्क करना है। ठीक है, तो वो रिकॉग्निशन बहुत जरूरी है। आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अगर आपके 12 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है, मतलब आपका जो है बेस ठीक ठीक है। अब आपको बहुत ज्यादा स्क्रैच से नहीं करना, केवल कुछ स्टैंडर्ड किताबें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और मॉक के बेस पे आपकी तैयारी होगी। हम देखेंगे कैसे हम लोग स्क्रैच से तैयारी करेंगे, एकदम जीरो से कैसे हीरो बनेंगे। ठीक है, तो उसमें देखो, सबसे पहले जिन्हें कुछ नहीं आता इंग्लिश में, जिन्हें इवन न्यूज़पेपर भी समझ में नहीं आता है कि क्या क्या न्यूज़पेपर की क्या कहना चाह रहा है, आर्टिकल समझ में नहीं आते, या वोकैब में एकदम न्यूज़पेपर पढ़ा, कोई आर्टिकल पढ़ा और 8-10-15 वर्ड मिल गए एक ही आर्टिकल में कि तो मतलब ही नहीं पता है, तो उनके लिए एकदम स्क्रैच से पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज है वर्ड पावर मेड इजी। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो स्टार्टर्स हैं। मैंने भी ये किताब पढ़ी थी। इस किताब में उन्होंने क्या दे रखा है, सेशंस में दे रखे हैं, लगभग लगभग 47 या 48 सेशंस आई थिंक दे रखे हैं उन्होंने। और डेली आपको टारगेट बनाना है 2 से 3 सेशन करने का। ये आधे से 1 घंटे का होता है। पेंसिल लेके बैठना, इसमें पूरी पूरी एक्सरसाइज दी जाती है, हर सेशन के पीछे एक एक्सरसाइज दी हुई है, उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना। और ये एक बहुत ही फन वाली किताब है, इसे पढ़ के आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट डेवलप होगा। इस किताब को पढ़ने के 2 पर्पज है। पहली चीज है वोकैब तो अच्छी हो ही रही है, दूसरी चीज ये है कि इस तरह से वोकैब दी गई है ना कि आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो मेरा मानिए इस बुक को आज ही आप ऑर्डर करें अगर आपके क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में 12 से कम क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपका लेवल एकदम ही बेकार है तो आपको ये किताब करना मस्ट है। डेली 1.5 घंटे सुबह इसे स्टार्ट करें और इसे पढ़ें, अपना 20-25 दिन का टारगेट बनाएं और इस किताब को फिनिश करें। ठीक है, इस किताब को फिनिश करने के बाद 20 से 25 दिन का ये टारगेट बनाया, इस किताब को फिनिश करने के बाद अब आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दें। कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा लो, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, 2 ये फेमस है। इसके अलावा भी कोई सा उठाना है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी न्यूज़पेपर आपका दिल करे वो उठाया। उस न्यूज़पेपर में अब आप कहोगे न्यूज़पेपर उठाने में समझ में कैसे आएगा, या मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा। आपको मान लो जीएस नहीं आती, आपको इकोनॉमिक्स नहीं आती, आपको पॉलिटिकल साइंस नहीं आती, तो आपको वो वाले आर्टिकल समझ में कैसे आएंगे। तो मेरा कहना है तुम्हें तो वोकैब के लिए करना है ना भाई। तुम्हें जब वोकैब के लिए करना है तो जो तुम्हें समझ में आता है वो न्यूज़पेपर उठा लिया। जैसे सिनेमा वाला पेज होता है, मूवी वाला पेज होता है, वो उठा लिया, भैया देखा क्या गॉसिप चल रही है सिनेमा में, किसने क्या कह दिया, रणवीर कपूर की कौन सी मूवी आ रही है, वो इंग्लिश का आर्टिकल पढ़ लिया, उसमें 2-4 वर्ड समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे सिटी क्राइम, जो सिटी न्यूज होती हैं वो पढ़ लिया, वो तो समझ में आएगा ना कि यहाँ मर्डर हो गया, कि भाग गया, पुलिस कन्विक्ट को देख रही है, कौन दोषी है कौन वो है, क्या वर्डिक्ट आया, तो इस टाइप के वर्ड आपको उसमें मिल जाएंगे। तो ऐसे करके आप क्या करेंगे, डेली बेसिस पर पहले ये वाली बुक कंप्लीट करेंगे 20-25 दिन में, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और डेली बेसिस पर आप एक कॉपी बनाएंगे। जैसे देखो मैं अपनी कॉपी शेयर करना चाहता हूं। देखो ये मेरी कॉपी थी, ये मैंने कॉपी बनाई है। ठीक है, ये पूरी पूरी न्यूज़पेपर की कॉपी बनाई है मैंने। देखो ये पूरी भर गई है, आज से 4-5 साल पुरानी कॉपी है, जब मैं अपनी प्रिपरेशन में था। तो पूरी पूरी देखो ये न्यूज़पेपर की कॉपी है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपनी कॉपी बना लोगे ये। ठीक है, और हर दिन जो है वो 10 से 15 शब्द लिखोगे। बस 2 आर्टिकल पढ़े, 2 आर्टिकल में तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, 2 आर्टिकल में ही तुम्हें 10 से 15 शब्द मिल जाएंगे। ठीक है, अब 10 से 15 शब्द मिल लिए, और दूसरी चीज क्या है, 10 से 15 शब्द मिले और जो भी वर्ड मिला उस वर्ड में पूरा पूरा न्यूज़पेपर में जो लाइन दी है, सेंटेंस दिया, वो पूरा पूरा सेंटेंस लिख दिया। उससे क्या फायदा होगा, उससे आपको वो शब्द याद रहेगा हमेशा के लिए। जैसे एग्जांपल देता हूं, मुझे आज भी एक शब्द याद है, एक शब्द याद है, एप्लॉम। ठीक है, एप्लॉम का मतलब क्या होता है, एप्लॉम का मतलब होता है
काम कॉन्फिडेंस की, अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कुछ चीज करना, ठीक है, पूरे कंपोजर के साथ, कामनेस के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, सेल्फ एश्योरेंस के साथ कोई चीज करना, वो होता है एप्लॉम। तो मुझे अभी भी अपने हिंदू न्यूज़पेपर का वो लाइन याद है जब मैंने पढ़ी थी कि अमोल पालेकर एक एक्टर है, मैंने कहा था मुझे मैरी याला जो तुमने जो है सिनेमा गॉसिप वाला सिनेमा वाला पेज था, उसमें मैंने पढ़ा था कि अमोल पालेकर परफॉर्म्ड विद एप्लॉम इन मेरी बीवी की शादी। तो मेरी बीवी की शादी एक मूवी थी, उसमें उसके ऊपर आर्टिकल था और उसमें बताया जा रहा था कि अमोल पालेकर की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। तो ये सेंटेंस मुझे आज भी याद है और ये सेंटेंस का मतलब मुझे आज भी याद है। तो कहने का मतलब ये है, अगर तुम ऐसे ही वर्ड का रट्टा मारोगे ना तो वो परमानेंट नहीं होगा। किसी किताब से आप वो क्या पढ़ोगे तो वो परमानेंट याद नहीं होगी, लेकिन आपने हिंदू के 10 से 15 शब्द लिखे और उन शब्दों में जो सेंटेंस हुआ है यूज, वो सेम टू सेम सेंटेंस लिख दिया, तो आपको पूरा का पूरा उसका कैसे यूज होता है, उसका क्या मतलब होता है, वो सब आपको परमानेंट याद रहेगा। अब आप नेक्स्ट दिन में आओगे, नेक्स्ट दिन में पिछले वाले दिन के 10 से 15 वर्ड जो है वो रिवाइज करोगे और अगले दिन के 10 से 15 वर्ड लिखोगे। तो दैट इज आप कैसे अपनी वोकैब इंप्रूव करोगे धीरे धीरे। ये प्रोसेस आपने अगर 2 महीने कर दिया ना तो 2 महीने में समझ रहे हो 60 दिन, 15 15 छक्का 90, 900 वर्ड्स की वोकैब आपकी यहां से तैयार होगी और लगभग लगभग 700 800 वर्ड्स की वोकैब आपको यहां से तैयार होगी। 2000 वर्ड्स की लगभग लगभग वोकैब आपकी तैयार हो जाएगी यहीं से। आपको कोई और वोकैब की जरूरत नहीं है और आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा इंग्लिश को लेकर, और इंग्लिश में एक आपका जो है इंटरेस्ट डेवलप होगा। मेरा तो इसी से हुआ था, इंग्लिश में इंटरेस्ट डेवलप, ठीक है। अब ये करने के बाद आप क्या करोगे, आप कोई भी इंग्लिश की बुक, वैसे ये अच्छी बुक है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 आती है, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक आप उठाएंगे, ठीक है। अब ये बुक आपने उठाई और इस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया। देखो ये भी रखी है मैंने, ये प्लेन टू पैरामाउंट पहले आती थी, ये वॉल्यूम 1 काफी पुराना एडिशन है, इसे देखो मैंने एकदम चीत पोत दिया है, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना है और आपको इस बुक को कम से कम 5 से 6 बार करना है। प्रीलिम्स पेपर से पहले कम से कम 5 से 6 बार करना है। इसे भी करने का तरीका मैं बताता हूं। पहली बार आपने एक एक लाइन पढ़ी विद थ्योरी, ठीक है। जो भी ग्रामर के 10-12 चैप्टर है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्टिव वॉइस, नरेशंस, जो भी है विद एग्जाम्पल्स आपको थ्योरी पढ़नी है और उसके पीछे एरर्स दिए हैं। 50 या 60 क्वेश्चंस एरर्स के दिए हैं, उन क्वेश्चंस को करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लेकिन जब आप रिवाइज करेंगे ना दूसरी बार, तो आप थ्योरी को स्किप कर देंगे, थ्योरी वाले पार्ट में इतना टाइम नहीं लगाएंगे, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे और क्वेश्चन से आप डायरेक्ट जो है उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आपको ऐसा हो जाएगा ना 3-4 बार पढ़ने में कि आपको एक एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशंस याद हो जाएंगी कि इसमें ये एरर है, इसमें ये एरर है, तो ये एरर क्यों है। मुझे आज भी कोई सा भी क्वेश्चन दे दो, किसी भी चैप्टर का उठा के रात में सोते हुए उठा दो, मैं बता दूंगा इसमें सी पार्ट में एरर है और ये एरर है। इतनी तरह से अगर आप 5-6 बार कर लोगे तो आपकी ग्रामर में आपको एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आ जाएगी, ठीक है। ग्रामर के साथ साथ इसमें प्रीवियस ईयर सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इडियम फ्रेजेस भी दिए हुए हैं, ठीक है। वो भी आप इस बुक से एकदम रट्टा मार देंगे, ठीक है। तो वो भी रट्टा मारना है प्लस ग्रामर भी इससे करनी है, ठीक है। इतना करने के बाद ये किताब आपको 5 से 6 बार करनी है। इतना करने के बाद आपकी अगली चीज आती है प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम की सबसे बड़ी चीज होती है कि आप प्रीवियस ईयर उसके कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में बेसिकली आपके फोकस जो होना चाहिए वो एरर्स वाला होना चाहिए, वो आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन चारों पे आप फोकस करें। ईडियम फ्रेजेस आपने यहीं से कर लिए हैं, इसी बुक के ईडियम फ्रेजेस सफिशिएंट है, ठीक है। आपको करने हैं तो आपको टिक मार्क करना है, आपको टाइम है तो आप ईडियम फ्रेजेस भी इससे कर सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भी इससे कर सकते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स वाला चैप्टर भी इससे आप कर सकते हैं। तो ये आपको चैप्टर जो है वो इस बुक को आपको 3 से 4 बार करना है। मैंने 3 से 4 बार करा था,
अगर प्रीलिम्स तक मान लो 3 से 4 बार ना हो पाए, लेकिन प्रीलिम्स तक ये मस्ट है। अगर आपने प्रीलिम्स तक यहां तक कर लिया ना, और इसके बाद में आपने इस पे ये 3 से 4 बार नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, आप इसके बाद मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स के 30 मॉक टेस्ट जरूर दे देना। 30 मॉक टेस्ट दे दोगे, दिस बुक प्लस प्रीलिम्स के 30 मॉक टेस्ट, इतने में आपका 40 प्लस स्कोर हो जाएगा। उसके बाद मेंस में जाने के बाद आप ये मस्ट है, फिर ये कम से कम 4 से 4 बार कर लेना, तो फिर आपका मेंस भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मेरा है मॉक टेस्ट का चैप्टर वाइज, ये करनी है ये करनी है। ठीक है, अब इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब एक डाउट आता है स्टूडेंट में, सर ये बताइए कोचिंग लें या नहीं लें। सबसे बड़ा डाउट ये है कि मुझे कुछ नहीं आता इंग्लिश में, क्या इतने से हो जाएगा? हाँ, इतने से हो जाएगा। वोकैब जैसे मैंने बताइए, वर्ड पावर मेडिजी कर लो, और तुम हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ लो 2-2.5 महीने। ठीक है, उसके बाद नीतू सिंह कर लो, किरण की चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर कर लो, और मॉक टेस्ट कर लो प्रीलिम से पहले 30 और फिर मेंस तक के। इतने में तुम्हें इंग्लिश में अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। कोचिंग, मुझे बहुत डर लग रहा है कोचिंग। देखो, अगर आप सीपीओ के एस्पिरेंट्स हो ना, सीपीओ में मेंस में केवल इंग्लिश आती है, तो मैं कहूंगा कि आप कोचिंग ले लो। अगर आपको बहुत डर लग रहा है, बहुत वीक है, कोचिंग ले लो। लेकिन इसमें क्या है ना, कोचिंग का क्या होता है कि कोई भी अच्छे टीचर के आपने कोचिंग ले ली तो वो आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करा देगा। बिल्कुल अच्छा टीचर होगा, उस सब्जेक्ट में आपको मजा आने लगेगा। लेकिन जो उसके कॉन्स है ना, वो तो ये है कि इन्होंने जो लेक्चर्स बनाने के लिए टीचर हो ना, उन्होंने 100 लेक्चर्स का वीडियो कोर्स बना रखा है। अब 1.5 घंटे 100 लेक्चर्स, 100 लेक्चर्स समझ रहे हो, कम से कम 150 घंटे आप वो वीडियो क्लास देखोगे। इतने में तो नीतू सिंह की किताब 4 बार हो जाएगी, और प्लस प्रीवियस ईयर के प्लस मॉक टेस्ट भी हो जाएंगे। और मेन चीज क्या है, एक चीज और कमी है इन वीडियो क्लासेस में, कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वोकैबुलरी भी क्लास में कराते हैं। अब वोकैबुलरी क्लास में कराना इम्पॉसिबल है। अगर आपको लगता है कि मैं या कोई टीचर आपको वोकैबुलरी क्लास में सिखा देगा, तो ये आपकी बड़ी गलतफहमी है। टीचर क्यों करा रहा है? टीचर को तो 100+ वीडियोस बनाने हैं, उसे तो अपना कोर्स बेचना है। जब वो 100 लेक्चर बनाएगा तभी तुम उसके 1,500-2,000 रुपए दोगे, वरना क्यों दोगे? वो कहेगा मैंने, मेरा 20 क्लास का लेक्चर है कंप्लीट, तुम कहोगे यार 20 क्लास के मैं 2,000 रुपए क्यों दूं? तो इसलिए टीचर की मजबूरी है कि उसे 100 लेक्चर बेचने के लिए 100 लेक्चर बनाने हैं। अब 100 लेक्चर बनेंगे कैसे? 100 लेक्चर ऐसे बनेंगे कि वो हर क्लास में 20-25 मिनट वोकैबुलरी पढ़ाएगा, और उस वोकैबुलरी का कुछ फायदा नहीं है। और तीसरी चीज, अगर आपने ये लेक्चर कंप्लीट भी कर लिए, अगर आपने ये लेक्चर कंप्लीट भी कर लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो मैंने पीछे बताया था, वो 5 स्टेप जो बताए एग्जाम क्लियर करने के, वो 5 स्टेप आपको उसमें से कुछ स्किप कर दोगे, आपको तब भी वो 5 चीजें करनी ही है। मतलब इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि वो इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अच्छा टीचर क्या करता है? अच्छा टीचर आपका डोपामिन लेवल ब्रेन का इंक्रीज कर देता है, तो आपको फील गुड आता है। ठीक है, तो फील गुड आने के लिए अगर आपको पढ़ना है तो आप ले लो। मेरी एडवाइस नहीं है कि आप लो, अगर सीपीओ के एस्पिरेंट्स हो तो ले सकते हो। ठीक है, आपके सेल्फ स्टडी से हो जाएगा एग्जाम। ठीक, फिर इसके बाद देखो होता क्या है, ये डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, इन्होंने 4 चीजें सक्सेस के लिए बताई थी, कि सक्सेस के लिए 4 चीजें होती हैं, और वही मेरा मानना है। जो उनका मानना है तो भैया हम तो बहुत छोटे हैं। इन्होंने बोला है कि सबसे पहले सक्सेस के लिए आपको क्या होना चाहिए? हैव एम इन योर लाइफ। तो आपके पास एम तो है कि आपको सीजीएल निकालना है, सीपीओ निकालना है, तो यू हैव एम इन योर लाइफ। ठीक है, सेकेंड पार्ट इन्होंने क्या बताया था? कंटिन्यूअसली एक्वायर नॉलेज। कंटिन्यूअसली एक्वायर नॉलेज। अब वो क्या करनी है नॉलेज एक्वायर? वो मैंने बता दिया, वो क्या इंप्रूव करनी है आपको। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए आपको जो हिंदू का न्यूज़पेपर है वो पढ़ना है, उससे आपकी वोकैब भी इंप्रूव होगी और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इंप्रूव होगा। ठीक है, फिर तीसरी चीज क्या थी? तीसरी चीज उन्होंने बताई थी हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क आपको ही करना है, तभी एग्जाम निकलेगा। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो कोई भी स्ट्रेटजी बेकार है, कोई भी कोचिंग बेकार है, सब बेकार है अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है, प्रॉब्लम अभी आती है। प्रॉब्लम क्या आती है? बच्चे तीनों चीजें करते हैं, उनके पास एम भी है, उनके पास हार्ड वर्क भी है, लेकिन तब भी उनका एग्जाम नहीं निकलता, और उनका स्कोर एक समय आकर स्कोर नहीं बढ़ता।
और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो पहली हार मान जाते हैं। तो उसके लिए चौथी चीज है, दैट इज परसिवियरेंस। परसिवियरेंस मतलब आपकी दृढ़ता, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी मेहनत करने का आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन, कि आप मुश्किल समय में भी, कि 2 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए, सिलेक्शन नहीं हो रहा, आपको ताने मिल रहे हैं, हर चीज मिल रहे हैं, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, लेकिन उसके बाद भी जो आपका एम है उसके लिए आप पढ़ते रहें, दैट इज योर परसिवियरेंस, और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको लाइफ में सक्सेस होना है। तो ये चौथी चौथी चीज हमेशा ध्यान रखना, परसिवियरेंस एक क्वालिटी है जो कि एक सक्सेसफुल इंसान में होती है। चाहे कोई भी कंडीशन हो, मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, कुछ हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। होता क्या है कि जो मैंने आपको 5 स्टेप बताए, ठीक है, पढ़ने के लिए, एग्जाम निकालने के लिए, 5 स्टेप में आपको एक समय आएगा ना, 1 महीने आपने वर्ड पावर भी कर ली, 2 महीने आपने हिंदू न्यूज़पेपर भी पढ़ लिया, आपने नीतू सिंह भी पढ़ ली, अब आप आते आते क्या होगा, 4-5 में थक जाओगे, टायर्डनेस, कुछ नहीं करने का मन, कि यार सब तो पढ़ लिया, अब क्या, अब भी बचा है, अब भी तुझे किरण किरण के प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने हैं, और नीतू सिंह तू 2 बार पढ़ के ही थक गया है, तो ये अभी 2-3 बार और पढ़नी है। अभी प्रीवियस ईयर तूने किरण के कर ही नहीं है, पहले यू हैव फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, तो वो टायर्डनेस वाली फीलिंग जो होती है वो आ जाती है, और फिर हमारे अंदर ग्रोथ, टायर्डनेस आ जाएगी, तो ये सारी चीजें जो हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी, आपको हार्डवर्क करने में मन नहीं लगेगा, आपकी नॉलेज की भूख खत्म हो जाएगी, आपका एम जो है चलो ठीक है इस बार निकलेगा तो निकले, अगली बार देख लेंगे। तो ये सबसे मेन चीज है परसिवियरेंस, कि आपको जो है वो हार नहीं माननी, आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, हमेशा हमेशा आपको मोटिवेटेड रहना है और करते रहना है, कि जब तक सिलेक्शन होगा नहीं, जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब यही मेरे हिसाब से स्ट्रेटजी है। उसके बाद तो यही है कि बिलीफ रखना है अपने अंदर, कि आपके अंदर बिलीफ होना चाहिए कि यस यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट, यू विल डू इट, मार्क माई वर्ड। अगर आपने ये स्ट्रेटजी ली तो आप करेंगे। आपको मेरी स्ट्रेटजी अगर अच्छी लगी तो आप इसे कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।